बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। एक बड़ा खूबसूरत सा कथा है फैज़ अहमद फैज़ साहब का, और कल से मुझे बहुत याद आ रहा है। वैसे तो अक्सर ही बहुत याद आता है, लेकिन कल से ख़ास तौर पर याद आ रहा है। वो है कुछ इस तरह से कि यूं अर्ज़ो तलब से कब ए दिल, पत्थर दिल पानी होते हैं, तुम लाख रज़ा की खू डालो, कब खुए सितमगर जाती है। बेदादगरों की बस्ती है या दाद कहाँ, फरियाद कहाँ, सर फोड़ती फिरती है नादा, फरियाद जो दर दर जाती है। इसके आगे भी हैं, लेकिन वो मैं भी इस वक्त नहीं सुनाऊंगी। आप पूछेंगे कि ये मुझे क्यों याद आ रहा था। तो अक्सर ज़िंदगी में हमारा पाला और वास्ता ऐसे लोगों से पड़ जाता है कि जिनके साथ हमें लगता है कि मुनासिब बात करके या सही बात करके या माकूल बात करके या फिर बात जो है जिस तरह से होनी चाहिए दो इंसानों के दरमियान, बात बन नहीं रही है। और आप कुछ भी माकूल बात कर लें, मुनासिब बात कर लें, तरीके की बात कर लें, नतीजा उसका जो है ढाक के तीन पात, नतीजा जो है वो वही निकलता है। इससे एक और बात मुझे बहुत याद आ रही थी। आपने जगह जगह कुरान हकीम में तज़किरा पढ़ा होगा जाहिलीन का, और वहाँ पे अक्सर पैगम्बरों की ये बात भी कि मैं पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों की सी बात करूँ, या ये भी कि मुझे क्या हो गया है कि मैं जाहिलों की सी ये बात करूँ। और फिर जाहिलों का तस्करा जो है वो एक ख़ास अंदाज में किया गया कि वो कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते नहीं हैं, जो जानते नहीं हैं, बिला वजह बातों पे अड़ते हैं और फिर उसके साथ वो झगड़ते हैं। ज़िंदगी में हमारा पाला और वास्ता ऐसे लोगों से अक्सर पड़ता है, और वहाँ पे डील करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो वो जो कि हमें बताया गया कि जब भी हमारा पाला पड़ जाए जाहिलों से और ऐसे लोगों से कि जो हो सकता है बहुत सारी डिग्री याफ्ता हों, जो हो सकता है अपने आप को बहुत काबिल, बहुत ज़हीन और दुनिया में बहुत घूमे फिरे हुए शख्स या इंसान के तौर पर जानते हो या दुनिया उनको जानती हो, लेकिन किसी एक मामले में उनका मामला जो है और उनकी बातचीत जो है या उनका तरीका जो है वो कुछ पढ़े लिखे लोगों का या माकूल इंसानों का सा ना हो, तो वहाँ पे या तो हम उनसे एराज़ बरसें या फिर उनसे दूर हो जाएं या फिर उनके मामलात जो है उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लें, या फिर दूसरा ये है कि हम हेड ऑन उनके साथ फिर बात करें उस चीज़ के ऊपर। अब हेड ऑन बात करना जो है किसी भी जाहिल के साथ एक बहुत मुश्किल मामला होता है, इसलिए कि उसके बारे में हमें बताया गया है कि जाहिलों से बातचीत में नहीं उलझना चाहिए, इसलिए कि वो आपको अपनी जहालत के लेवल पे ले आते हैं और फिर वहाँ पे वो आपको पिछाड़ देते हैं, इसलिए कि आप किसी जाहिल से ज़्यादा जाहिल हो नहीं सकते। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रही हूँ कि आपको याद होगा कि एक एपिसोड जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक छोटा सा बच्चा जो कि मेरे पास था 5 दिन, और वो मेरे पास एक इत्तफाकन एक उसके नतीजे में आया था, और पिछले 2 दिनों से ये हो रहा था कि जब भी मैं घर जाती थी तो उसकी माँ मुझसे झगड़ना और उलझना शुरू कर देती थी, और क्योंकि उसका चाहती वो ये थी कि बच्चा जो है वो किसी तरह से मैं रख लूँ या किसी को दे दूँ या जो भी हो, लेकिन उसकी जान छूट जाए और वो यहाँ से निकले और वो किसी तरह से भाग जाए। अब आपको पता है कि बीइंग सिंगल पेरेंट और एक सिंगल खातून होने की वजह से माशरे में जिस तरह की फिर मुझे पता था सवालों का सामना मुझे खुद भी करना पड़ेगा और मुश्किलात होंगी, तो मैंने बहुत ही तकलीफ में 2 दिन गुजारे, बड़ी बहस गर्मा गर्मी समझाने की कोशिश कि आप थोड़ा सा ठहर जाइए, बच्चों को देखने दीजिए, उसके मामलात को देखने दीजिए और फिर हमें तय करने दें, उसकी सेहत के इश्यूज़ हैं, बाकी चीज़ें हैं। लेकिन फिर फाइनली आई एम वेरी थैंकफुल कि हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने मेरे साथ तामुन किया, रात गए तक देर तक, ख़ास तौर पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब जिन्होंने ज़ाती तौर पे इंटरेस्ट लेकर, तो फिर मैं फैमिली को ढूंढ पाई जिसके सुपुर्द जो है वो बच्चा किया गया। लेकिन इस सारे प्रोसेस में ये जो सारी बातें मैं आपके साथ जिनका तस्करा कर रही थी, वैसे तो ज़िंदगी में बारहा मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि आप बहुत दफ़ा उलझ जाते हैं, आपका वास्ता पड़ जाता है, आपका पाला पड़ जाता है ऐसे लोगों के साथ, और फिर उस वक्त सिवाय तकलीफ़ और दुख उठाए बगैर कोई चारा नहीं होता। लेकिन कल की रात जो है बहुत तकलीफ़ दी थी और मैंने उसे बहुत तकलीफ़ के साथ काटा। दुआ यही है कि इस तरह का कोई मामला जो है वो किसी भी खातून के साथ और किसी भी इंसान के साथ, वो छोटा सा बच्चा जिसका कोई कसूर नहीं है, पेश ना आए। और ये भी दुआ है कि अल्लाह करे कि आइंदा आने वाले दिनों में वो बच्चा जो है वो भी खुश रहे। आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं बेशुमार कॉल्स वसूल हुई जिसमें बहुत सारे लोग दिलचस्पी ले रहे थे कि वो उस बच्चे को अडॉप्ट कर सकें, उसे अपने पास रख सकें, तो मैंने चाहा कि आपको आज प्रोग्राम की तवज्जो से भी बता दूं ताकि आप सब लोग जो है वो इन्फॉर्म्ड हो। आज का जो शो है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हम आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से कराएंगे जो बड़ी बाहिम्मत है। खातून वैसे अमूमन होती बाहिम्मत है और ज़िंदगी में वो किसी न किसी मुश्किल या किसी न किसी परेशानी का सामना, भले वो छोटे से होम फ्रंट पे हो या फिर ज़िंदगी के कोई बड़े महाज पर, बड़ी बहादुरी के साथ और बेजिगरी के साथ करती हैं। अब ये भी एक ऐसी खातून है जिन्होंने अपने बिज़नेस का आगाज़ छोटे से स्केल पे किया, घर में खाना बनाकर कुछ जगहों तक पहुँचाने में, और आज वो एक कैफ़े की मालिक हैं।
आपकी मैं मुलाकात कराऊंगी गैलरी कैफ़े ख़ास, और ये ओनर है इस गैलरी कैफ़े की। आज रिफ़त मोइन हमारे साथ होंगी प्रोग्राम के पहले हिस्से में, और आप जानेंगे कि कैसे इस बाहिम्मत खातून ने कामयाबी का सफ़र जो है तय किया। उसके बाद मैं आपकी मुलाकात अपने आज के मेहमान से भी, एक और मेहमान से भी कराऊंगी जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं और आजकल वो जो है टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है। अब्बास खान आफरीदी साहब हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे गपशप मुलाकात शो का हिस्सा है। कुछ पुराने नगमे और गीत भी हम आपको सुनवाएंगे जिसके लिए जुनेद असगर हमारे साथ होंगे। लेकिन आपको पता है कि हमेशा की तरह हम लेते हैं सबसे पहले ब्रेक और फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। मिलेंगे हम ऐसी कामयाब खातून से कि जिन्होंने अपने बिजनेस का आगाज़ एक बहुत छोटे से स्केल पे, छोटे से लेवल से किया, घर से। जैसे मैं और आप घर में खाना बनाते हैं, इसी तरह से खाना बनाते बनाते इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला शुरू किया और फिर वो बढ़ते बढ़ते माशाल्लाह आज स्टेज पे है कि अपना इनका एक गैलरी कैफ़े है जिसका नाम ख़ास है, उसकी ओनर है। मेरे साथ हैं रिफ़त मोइन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? थैंक यू। ये बड़ी ही कोई मज़ेदार सी स्टोरी लगती है कि कैसे ये सारा सफ़र शुरू हुआ और कैसे ये तय हुआ, कैसे मंजिल तक पहुंची। स्टोरी तो जी नहीं है, बस इट वाज जस्ट कि मेरा एक हुनर था, आप कह दें। अच्छा, और ये हुनर मतलब आपने कुछ खास सीखा था खाना बनाना? नहीं, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, कुछ सीखा नहीं। तो कमाल बात ये है जो मुझे पता चला है कि अभी भी जो मेन्यू है वो सारा आप खुद अरेंज करती हैं और खुद पकाती हैं। हाँ जी, किचन में मैं खुद होती हूँ, मेरे साथ हेल्पर्स होते हैं। अच्छा, और जब मैं नहीं होती तो हम कैफ़े को बंद करते हैं। जब आप नहीं होती तो कैफ़े को बंद कर दें, यानी और रेस्टोरेंट्स की तरह नहीं है कि चलता ही रहता नहीं है? नहीं, अच्छा। मैं खुद होती हूँ किचन में, खुद पकाती हूँ, खुद नज़र रखती हूँ इधर उधर कि क्या हो रहा है। अच्छा। और उन्हें मेरे साथ पेस रखना पड़ता है। मैं जल्दी जल्दी करती हूँ तो वो भी जल्दी जल्दी करें, और नहीं तो अदरवाइज तो मेरा तो काम नहीं होता फिर। अच्छा जी। अच्छा, तो आपने बताया कि ये कोई फॉर्मल ट्रेनिंग भी नहीं है, यानी आपने कोई कुकिंग क्लासेस नहीं ली, तो कैसे आपको ये शौक था खाना बनाने का? शौक ही था, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बिजनेस में बढ़ गया। नहीं, लेकिन आप शौक में इतना अच्छा खाना मतलब बना लेता है कि वो जो भी खाए उसे पसंद करे? अब ये तो जी लोगों के टेस्ट पे है, मगर सो फार कोई कंप्लेंट्स नहीं आए। सही, पसंद ही आया लोगों को। जी, किस तरह की? है, सिंपल खाना है। अच्छा। कोई फैंसी खाना नहीं है, घर का पका हुआ खाना। सही जी, सही। अच्छा, मुझे इसलिए भी बहुत फैसिनेट किया जब मैंने आपकी कहानी सुनी। मैं अक्सर अपने व्यूअर्स के साथ अस्सलाम वालेकुम, ये खामोश बैठे हुए जो लोग हैं ये बहुत सारे हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे हैं? ठीक ठाक है। अच्छा, मुझे ये इसलिए भी याद है कि जब कोरिया में जाने का इत्तेफाक हुआ ना, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े, और एक जिस होटल में मैं ठहरी भी, वो यकीन करें कि वो एक खातून का था, तो वो खुद करती थी सारा कुछ, यानी सुबह जो ब्रेकफास्ट लगाना है उन्होंने खुद लगाना है। और आप अक्सर वहाँ रेस्टोरेंट्स पे चले जाएं या कैफ़ेज़ पे चले जाएं, एक खातून होती है, एक खातून जिसका वो पूरा रेस्टोरेंट है, उनकी अमूमन जो सिटिंग्स हैं वो नीचे फ्लोर पे बैठने वाली हैं, वो एक खातून ही पका रही हैं, आपको सर्व कर रही हैं, वही सारा कुछ जो पूरे का पूरा रेस्टोरेंट कैफ़े जो है वो चला रही। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये मॉडल कि इतनी मेहनत करने वाली ख़वातीन। तो आपको देख के मुझे याद आ गई उनकी, क्योंकि मैं अक्सर सोचा करती थी कि हमारी ख़वातीन इतने ज़्यादा कोई सोचती नहीं है और प्लान नहीं करती बहुत सारी चीज़ों को करने। एंटरप्राइजिंग नहीं होती हैं, आई थिंक वो बेसिक पुश नहीं उनको मिलता। तो आपको ये पुश कहाँ से मिला, कैसे मिला? हस्बैंड ने कभी कंप्लेन नहीं किया, उसने इनकरेज किया थोड़ा बहुत। अच्छा। बच्चे खैर से बड़े हो गए, उन्होंने फिर तारीफ़ शुरू की, फिर फैमिली ने तारीफ़ शुरू की, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो बढ़ता गया, औरों के लिए पकाते रहे, फिर वो तारीफ़ आती रही। ये तो कैफ़े तो जी बिल्कुल ही बाय चांस ही खोला, ये मेरी नीस की गैलरी है। ठीक है। तो ऐसे हम फैमिली गेट टुगेदर पे बैठे हुए थे, उसने कहा कि कैफ़े करना है, तो मैंने कहा
मुझे तो नहीं तुमने अभी तक कहा कि मैं करूँगी, आई वुड यू बी इंटरेस्टेड? मैंने कहा यस आई वुड बी इंटरेस्टेड। अच्छा। वो दिन एंड वी स्टार्टेड। ठीक। आप बिलीव नहीं करेंगी, छोटा सा था, आई वुड से अबाउट 8 टेबल्स, अच्छा। छोटा सा। एंड किचन हमारा इतना छोटा था कि मैं इधर होती थी तो टक्कर लगती थी, इधर होती थी तो बर्तन होते थे। अच्छा। तो उससे हमने शुरू किया। अच्छा। और फिर कितने अरसे में हाँ। ये फैला और कैसे ये फ्लरिश किया? 2004 में हमने शुरू किया। फिर हमने उसको थोड़ा सा और बढ़ाया। सीटिंग इतनी नहीं है जी हमारी, हम थोड़ा ये रखते हैं टेबल्स, क्योंकि इट्स बेटर टू हैव अ फुल प्लेस रादर देन एन एम्प्टी बिग प्लेस। ठीक है। तो वो हमारा यही है कॉन्सेप्ट कि छोटा हो, बेशक उस पे आप टर्नओवर आपका ज़्यादा हो। अच्छा देखिए, बंदा काम हमारे यहाँ एक और जो कॉन्सेप्ट पाया जाता है, सोच पाई जाती है, वो ये है कि आज हम काम कर लें ताकि कल हमें काम ना करना पड़े। अगर ये सोच ना हो तो हम आज भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आज भी हमें मिल जाए तो हम काम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं हमें उसके नतीजे में जो मिल जाए उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो देखिए, आपकी जो कहानी उससे मुझे लग रहा है कि कुछ इतना फाइनेंशियल को पुश भी नहीं या ड्राइव भी शायद नहीं। नहीं, फाइनेंशियल पुश तो नहीं है, मगर इट्स गुड पॉकेट मनी। देखे ना, पॉकेट मनी है ना। हाँ। जो मुझे नहीं, जरूरत नहीं थी कि आपको बहुत ऐसा काम करना ये पड़ता, तो जो कि आपने मजबूरी में किया। जी, काम करना जरूरी था, आखिर क्या किया जाता। तो फिर अब जब कि इतनी मेहनत करनी पड़ती होगी आपको किचन में खड़े होकर काम करने के लिए, तो आपने क्यों नहीं बेगम साहबा बन के वहाँ पे 10 लोग रखे और कहा बात सुनो, ये ऐसे तो उसको ऐसे कर दो, तो इसको यूं कर दो? एक्चुअली आई एम नॉट अ बेगम मटेरियल, मैं नहीं हूँ बेगम। बेगम मटेरियल क्या होता है? करने को तो मैं कर सकती हूँ जी, अल्लाह का आफरीन उन शुक्र है। खवातीन के ऊपर जो खुद कुछ नहीं करती और जो अपनी मियाँ के स्टेटस के ऊपर ठाठ करती हैं। और क्या ठाठ करती हैं कि यानी आप किसी ऐसे बड़े अफसर की बीवी से मिले तो लगता है उस अफसर से ज्यादा वो बेगम साहिबा ज्यादा बड़ी अफसर है। आप यकीन नहीं करेंगी, खवातीन हैरान होती हैं। कभी वो कैफे पे आए तो मुझे देखते हैं और इतने बुरे हाल में मुझे देखती हैं कि मैं किचन से निकलती हूँ पसीनों में, गर्मी में, या बाल मेरे बंधे हुए होते हैं, दुपट्टा मैंने लिया होता है सर पे। शाम को किसी डिनर पे देखती हैं तो वो मुझे पहचानती ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल फर्क खातून है। और फिर एक दो ऐसा भी वाकया हुआ कि उन्होंने सलाम अलैक करके तो वो दूर हो गई। फिर अल्लाह का शुक्र है, हस्बैंड की जो भी पोजीशन या वट एवर पोजिशन इन सोसाइटी आप कह लें या जो भी, फिर उन्होंने हैरानगी से मेरी तरफ देखा कि भाई ये तो बड़ी कोई लेबर क्लास की लगती है जो ये शाम को आ गई है यहाँ। हाँ, सही। तो ये ऐसे भी वाकया होते हैं जी। क्या तो इसीलिए मैं जानना चाह रही हूँ कि किटी पार्टीज और गैदरिंग्स और गपशप एंड गॉसिप एंड फैशन एंड शॉपिंग, इतना कुछ है जिंदगी में करने के लिए, तो आपको क्या आखिर पड़ी है कि हांडी चूल्हा करें तो पसीने बहें तो मेहनत की जाए तो खाना पकाया जाए? आप यकीन नहीं करेंगे फरा, दैट्स द ओनली टाइम आई रिलैक्स, यू नो। मैं उसमें जब मैं पका रही होती हूँ ना, तो मुझे कोई कुछ नहीं कह रहा होता कि अब नमक इतना डालो या मिर्च इतनी डालो या ये चीज़ मत डालो, ये चीज़ डालो। मैं खुद कर सकती हूँ सब कुछ, एंड दैट्स व्हेन आई रिलैक्स। सही। तो रेसिपीज कोई ख़ास आप अपनी बनाती हैं, कोई फॉलो करती हैं? नहीं, बनाती भी हूँ ट्रायल एंड एरर के साथ, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना हो, और फॉलो भी करती हूँ। सही जी। किस तरह का कुजीन है, या देसी है, प्योर देसी खाना है? नहीं, अच्छा, देसी थोड़ी सी चीज़ें हैं, सैलड्स हैं, और वो है एक्लेक्टिक सा है, कुछ थाई डिशेस हैं, कुछ कॉन्टिनेंटल हैं, सैंडविचेस हैं। तो ये सब कुछ आपने बगैर सीखे बना लिए? बना ली। इसका मतलब है कि आप बड़ी इंटेलिजेंट होगी, किसी जगह पे आपको रेसिपी खिला दी जाए तो आप जाके वो प्रोड्यूस कर लेती होंगी। यस, ये है मेरे में कि अगर अब मैं कहीं खाती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि इसमें क्या मसाला है, इसमें क्या चीज़ कम है, इसमें क्या चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, और रिटेन करती हूँ मैं वो चीज़। अच्छा, और फिर आके आप प्रोड्यूस करने की कैपेबल। गुड। एक वो फिल्म है, शायद आपने वो देखी हो, मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, देखिए? नहीं, ऐश्वर्या ने उसमें काम किया। वो एक ऐसी खातून की कहानी है जो इसी तरह हांडी चूल्हा और खाना पीना बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका वन लाइनर ये है कि एक ऐसी खातून जो इन चीज़ों के ज़रिए से ही फिर ज़िंदगी की मुख्तलिफ इशूज़ और चीज़ों को डील कर सकती है। सो वो एक बड़ी एक रिलेट करने वाली सी कहानी है ना। हर खातून ये
चूल्हा, ये नमक मिर्च, इन चीज़ों स्पाइसेस से वाकिफ होती, और ज़िंदगी के स्पाइसेस भी इसी तरह से होते हैं, है ना? ये तो है, सही। अप्स एंड डाउन्स, स्पाइसेस, व्हाटएवर। मगर ये है कि मैं अपने आप को एक्सपर्ट कभी नहीं समझती। आई एम अ वेरी लो की पर्सन। मैं कभी भी अपने आप को एक्सपोज नहीं करती। लाइक जिस तरह कैफ़े पे बहुत आती हैं सेलिब्रिटीज़ होती हैं, आते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मिनिस्टर्स हैं, आपके गवर्नर पंजाब, मतलब बहुत ही स्पेशल वहाँ पे क्लाइंटेल है। मगर मैं कम ही उनके साथ क्यों? अपना वो आपको पीआर करने का शौक नहीं है? लोग तो मर जाते हैं इस चक्कर नहीं, में। बस मैं आई एम अ लो की पर्सन, आई डोंट लाइक टू सॉर्ट ऑफ आप- निकलती हूँ, मैं सलाम अलैक सबसे करती हूँ, मगर इस तरह नहीं कि मैं आके अपने आप को करूँ कि मैं आ गया हूँ किसी सही, चीज़ में। सही। तो इसमें क्या आपको लगता है कि हु केयर्स जो भी है, एक एटीट्यूड ही होता है, दूसरा ये नहीं, होता है नहीं, कि मुझे इनकी not क्या really, जरूरत है, कि मैं क्यों not इनकी really. गैर जरूरी खुशामद करूं? हाँ, नॉट ये नहीं कि आई डोंट केयर, इट्स जस्ट दिस दैट यू नो आई डोंट वांट टू बी इन द फोरफ्रंट लाइक दैट। मतलब अपने आप को मैं थोड़ा बैकग्राउंड में ही रखती हूँ। सही। तो इसका मतलब ये शाइनेस जो है, ये तबीयत में आपके शुरू से ही है? शाइनेस नहीं है? humility, I would say. सही। Shyness also, but you know, I'm a जरा ठीक है, ठीक। चलिए ब्रेक के लिए रुकते हैं, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज मेरी मेहमान है रिफत मोइन साहिबा, जो कि ख़ास एक ऐसा कैफ़े है जो कि गैलरी कैफ़े है, इस्लामाबाद में उसकी ओनर है। उन्होंने घर से अपने काम का आगाज़ किया और अब ये इस कैफ़े की मालिक हैं। आज हम आपको तीन गिफ्ट वाउचर्स भी दे रहे हैं। आप कोई भी दो लोग जो है, फैमिली ऑफ 2 जा सकते हैं, 3 लोग, और जाकर ख़ास कैफ़े में एंजॉय कर सकते हैं लंच। वैसे लंच ही आजकल आप ऑफर कर रहे जी हैं, लंच ही करते डिनर हैं। क्यों नहीं कर रहे? इंटरफेयर करता है जी मेरी अपनी फैमिली लाइफ जिंदगी में। जी। सही। फिर नेबर्स, हम नेबरहुड में ऐसे में है कि नेबर्स कंप्लेन ना करें। ठीक। शाम को फिर एक चंद दफ़ा जो हमने खोला है, शाम को प्राइवेट बुकिंग्स के लिए मुझे बैठना पड़ता है वहाँ। सही। तो अब जब तक लोग बैठे हुए हैं, मैं बैठी हुई हूँ वहाँ, जी। या मेरी नीस बैठी हुई है। उनको नहीं कह सकते कि जी अब जाएं। जी, और तो लोग वो देर तक बैठते हाँ हैं। देर तक बैठे रहते हैं। फिर नेबर्स का तो काफ़ी वो है कि वो ना कंप्लेन करें। बिल्कुल। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ पे वैसे इन अखलाकियात का और इन चीज़ों का बिल्कुल रिवाज नहीं है ना। हमें अपनी इस्लामी तारीख से भी पता चलता है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह उनका हुआ तो सहाबा कराम, जैसे हमारे यहाँ भी गैदरिंग होती है तो बैठे ही रहते हैं, इस चीज़ का ख्याल किए बगैर कि बीमार के पास गए हैं तो इयादत के बाद उठ जाइए, या किसी घर में मेहमान गए हैं तो कुछ देर के बाद उठ जाइए आपको कहने, तो बैठे ही रहे सहाबा कराम भी। तो फिर मतलब आया मुबारका के थ्रू बताया गया कि तकलीफ में उन्हें मत डालो, उन्हें क्यों कहना पड़े आपको कि अब आप उठ के जाएं, आपको खुद एहसास होना चाहिए। तो ये कई ऐसी चीजें हैं कि जिनका हम नहीं ख्याल करते हैं। नहीं करते, यू आर राइट। नेबर्स का स्पेशली हमें नहीं फर्क पड़ता, किसी को नहीं फर्क पड़ता, मगर उनका भी आराम होता है। हम रेजिडेंशियल एरिया में बैठे हुए तो इर्द गिर्द हमारे सारे लोग जागे हुए, कोई राउडीज़म हो जाए, कुछ हो जाए, एक तो हम अगर कोई जाना हुआ बंदा नहीं है तो उसकी बुकिंग हम नहीं लेते शाम की। अच्छा जी, खाली अपने जो वेल नोन टू अस उन्हीं की हम, क्योंकि शाम के बाद लोगों की मशगूलियत का आपको पता नहीं होता है कि उनके शुगल क्या क्या है। और इस्लामाबाद खास तौर पे, इस्लामाबाद कैन बिकम राउडी, या जहाँ यहाँ पे लोगों की जो शुगल है वो खासे खौफनाक और खतरनाक और परेशान कुन भी। अच्छा, मुझे आपको कभी तंग भी किया है, जैसे टैक्स वाले आ गए तो कभी कोई आ गया हमारे यहाँ, जैसे थोड़ा सा बताया जाता है कि टैक्स तो हम देते हैं तो वो तो नहीं तंग करते तो बाकी जीएसटी जो होता है वो तो हमारा वो होता है, सीडीए ऑफ कोर्स
वो कर है इंटेलिजेंस ऑल्सो, बिकॉज वो एम्बेसडर्स को ही आ जाते हैं, तो वो किचन में सीधा आ जाते हैं कि जी बाहर ये फलां बंदा बैठा हुआ है, जी मुझे तो नहीं पता, मैं अब जाके उससे पूछ तो नहीं सकती कि जी आप कौन है। हाँ जी। फिर वो नीचे गार्ड से पूछते रहते हैं सारी डिटेल्स। मैं कुछ नहीं कर सकती, कोई भी आके बैठ सकता है बिल्कुल। वहाँ पे। It's an वो open place. अदरवाइज कोई ऐसा नहीं, नहीं। we haven't। अच्छा, जी। इस सफर का बताइएगा, अगर कोई खातून चाहे कि वो भी ये सब कुछ कर सके, तो कैसे आपने घर से खाना बनाना शुरू किया, कैसे आपने लोगों को, किन लोगों को देना शुरू किया, डिलीवर करना शुरू किया? घर से जी, जब मैंने खाना बनाना शुरू किया तो तब मैं पिंडी में थी। ठीक। अटक ऑयल में मेरे हस्बैंड थे, तो मैं उनका जो क्लब है मोरका क्लब, उधर बना के देती थी खाना। अच्छा, और ये भी आप बाय चॉइस बना के देती थी, कोई बाय कंपल्शन नहीं था? नहीं, अच्छा, बाय चॉइस। ठीक। फिर उनके ऑफिस में लंचेस भेजती थी। अच्छा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ाया, फिर अपने आपके अजीजों मियाँ को की तो बताया। बड़ी बल्ले बल्ले होगी, लोग कहते होंगे यार बड़े लकी हो, तुम्हें बेगम पीछे घर में भी और हमें भी खाने बना बना के खिलाती है। मगर घर पे आप यकीन नहीं करेंगे, हमारा बिल्कुल बेसिक खाना होता है। कोई फैंसी चीज बना दूं तो नाक मुंह चढ़ता है हर तरफ के, उफ ये क्या बना दिया। अच्छा। तो बिल्कुल बेसिक। अच्छा, जी। लेकिन ही टेक्स प्राइड इन इट कि उनकी बेगम जो है आई वो थिंक ही इतनी। डज। But you still have to think. I mean, he does not make it very loud and नो ही clear. डजंट, ही डजंट। Okay. वो नहीं, लाउड एंड क्लियर नहीं कभी कहेंगे, सही। तारीफ कभी नहीं करेंगे, मगर जो एंजॉय करते हैं वन कैन मेक आउट। और बच्चे भी मेरे मुंह पे नहीं तारीफ करेंगे, मगर आई सी हाउ दे, यू नो, दोस्तों को, बेटा मेरा होता है बाहर अमेरिका में, तो दोस्त के उसे कह रहे थे लास्ट ईयर कि अम्मी जब आती हैं तो तुम्हें तो बड़ी ऐश होती है, तो उस आई हर्ड हिम से माय मदर इज द बेस्ट। अच्छा, लेकिन तभी ये एहसास दिल में होता है, ये खैर ये शेर किसी और कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन बाजू का जिंदगी में भी एहसास होता है ना, औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। क्या आप इधर उधर कहते फिरते हैं मेरी बेगम बहुत अच्छी है या मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो तो उस बंदे को भी कह दें कि आई रियली एडमायर या आई रियली अप्रिशिएट द वे यू आर, या फिर आई गेस इट वुड मेक अ डिफरेंस, मगर मैं तो आई एम सो यूज्ड टू इट नाउ कि अब अगर वो करेगा तारीफ या हस्बैंड, तो मैं तो हैरान ही हो जाऊंगी कि ये तारीफ कैसे। मगर ये है कि इट्स मेरे पे ही सब किचन का सब कुछ छोड़ा हुआ है। मतलब कोई इनिशियली जब शादी हुई थी तो आई डिस्कस कि आज खाना है, क्या पकना है, अब नहीं। अच्छा, मतलब अब एवरीथिंग इज ऑन ऑटो, जी, रूटीन पे। अब उन्हें पता है कि ठीक ही खाना आएगा जब मेज पे आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आयशा कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम फरा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र, फरमाइए। लुकिंग वेरी नाइस, और जी, बहुत thank you अच्छी so much. मेहमान आपने बुलाई हैं, बड़ा मुझे मोटिवेशन मिली, क्योंकि आपका मैं बहुत भी- शुक्रिया जैगा, मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आयशा एक मिनट, सिर्फ मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही है कॉलर की। जी आयशा। जी, असल में मैं भी बहुत अरसे से ये सोचती हूँ, मैं माशाल्लाह ये जो मैडम मेहमान आई हैं कि ये जो काम कर रही हैं, पर मैं सिर्फ सोच के और वहीं चुप कर जाती हूँ ना। ये फर्क होता जैसे रिसोर्स नहीं होता, या आपको लगता है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक। और हम गृहस्थी में पढ़ के ना सिर्फ कुकिंग के ही काबिल रह जाते हैं, और सारे गट्स जो है वो ये बहुत बड़ा एक हुनर है। आप देखिए इतने रेस्टोरेंट्स जो चलते हैं वो सिर्फ एक खाना पकाने पे ही चलते हैं। आप उन लोगों से जाके बात करके देखें तो बात करनी नहीं आती उनको, लेकिन वो उन्हें खाना बनाना आता है, तो लोग वहाँ पे जाते हैं और लोगों के काम चलते हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा काम है जो चल सकता है। जी, लेकिन वाह के बारे में अगर आपको पता हो, कभी वाह आई हूँ आप, तो ये छोटी सी विसिनिटी है, एक छोटा सा नियरेस्ट अप्रोच पे ऑफिसेज भी हैं, स्कूल्स भी हैं। तो मैं मैडम से कुछ सही बात है कि कुछ टेम्पटेशन ही लेना चाह रही थी, कुछ ये मुझे गाइड करें। वैसे ही कि मैं फिजिकली बहुत अच्छी नहीं हूँ, मतलब वीक हूँ, मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं, ये वो एस्थमा भी मुझे है बचपन से। ठीक है। तो लेकिन ये कि मैं करना चाहती हूँ इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ करना है, ताकि मैं अपने हस्बैंड को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं अपनी तरफ से। बिल्कुल ठीक है, आप साथ रहिए और हम इस बारे में बात करते हैं। वैसे जो माँ की दुआ तो होती ही है, बीवी की दुआ भी बहुत अहम होती है हस्बैंड के हक में। और जिस शौहर को एक दुआ करने वाली दुआ को बीवी मैसर हो, उससे बड़ा एसेट भी और कोई नहीं होता। एक नेक बीवी जो है दुनिया की सबसे बड़ी मता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के मुताबिक, कि इस दुनिया की अगर कोई मता है किसी बंदे के पास तो वो एक अच्छी बीवी है। जी आप अगर आयशा का जी, आयशा। आयशा अगर
जो चीज़ अच्छा बनाती हैं उससे शुरू करें। ये ना करें कि जी ये रेसिपी भी करूं, ये भी। अगर आप समोसे अच्छे बनाती हैं आप उससे शुरू करें। सही। अगर आप सैलड्स अच्छे बनाती हैं आप उससे, और छोटे स्केल पे ठीक है। अपने नेबर्स को कहें, अपने कोई स्कूल जैसा आप कह रही हैं स्कूल में प्रोवाइड करें, उनसे जाके बात करें। जी जी। उससे फिर आगे बढ़ाएं। बच्चों के लंच का आप ले लें कि Lunches, हम हाँ, बच्चों को वहाँ, अगर स्कूल या इस चीज पे ऑफिस का विलिंग हो, lunch, हाँ, कि आप उनको 15-15 रुपए, 20-20, 50 हाँ, रुपए में nominal उस पे लंच दें। प्रोवाइड करेंगे बच्चों को फ्रेश। बिल्कुल। तो इस तरह के कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आप और टेक अप कर इधर सकती से हैं। ही आपकी बढ़ेगी, क्योंकि एक दफ़ा वर्ड ऑफ माउथ हो गया कि नहीं जी ये खातून बहुत फ्रेश चीज़ दे रही है, बहुत मज़े की चीज़ दे रही है, हाइजेनिक दे रही है। हाइजेनिक चीज़ है इसमें, और बड़े वक्त पे दे रही है, कमिटमेंट के साथ दे रही है, तो वहाँ से ही आपका शुरू होगा। मैंने कभी ज़िंदगी में एडवर्टाइज नहीं किया, अच्छा। कभी नहीं। जब मैं केटरिंग करती थी तब भी नहीं, कैफ़े को कभी नहीं हमने एडवर्टाइज किया। वर्ड ऑफ माउथ। सही। आपने खाया, आपको पसंद आया, आपने अगले को बताया, उन्होंने उसको बताया, वो सही। दैट इज इट। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम जी, उज़मा कैसी हैं? अस्सलामुअलैकुम जी, फराह कैसी वालेकुम हैं अस्सलाम, आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप फरमाइए। बस फराह, मुझे आपकी और आप गेस्ट दोनों की तारीफ करनी थी। मुझे आपका शो रियली रियली वेरी वेरी नाइस शो। बहुत शुक्रिया आप जो उज़मा। करती हैं, थैंक यू मेरा सो इतना मच। अच्छा टाइम पास होता है। सुबह का मैं अकेली होती हूँ। आपका जी, बहुत आपकी शुक्रिया। गेस्ट आपकी वेल नोन तो नहीं है, लेकिन मुझे उनका वे ऑफ टॉकिंग इतना अच्छा, इतना नाइस सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी गेस्ट भी। जी। हम लोग कराची ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी इस्लामाबाद आते हैं तो बल्कि ढूंढते हैं खाने पीने की जगह। तो अच्छा। काइंडली इनका बताएंगे आप नियर अबाउट इस्लामाबाद में किस जगह है? हम बिल्कुल आपको डिस्प्ले कर देते हैं, और उसके साथ आज हम 3 वाउचर्स दे रहे हैं फॉर 2, आप मतलब 2 की टेबल, 3 लोगों को। तो क्या आप, लेकिन हम लोग तो कराची में हैं ना। आप कहती हैं ना आप कभी कभी आती हैं? जी जी, कभी कभार साल में एक बार आते हैं हम लोग साल में इस्लामाबाद। एक बार आते हैं। अच्छा ठीक है। जी, जी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर लाहौर और कराची के ऐसे लोग भी जो कि आने का इस्लामाबाद प्लान रखते हैं, वी कैन गिव इट टू देम एज वेल, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप जाके टेस्ट करें, ट्राई करें, एंजॉय करें। हम आपको इसका एड्रेस जो है वो भी उसके बारे में भी गाइड कर देते हैं पैनल पे। थैंक यू सो मच उज़मा, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। आपका अंदाज़े गुफ्तगू जो है, और वैसे भी पर्सनैलिटी इम्पैक्ट जो है, वो बड़ा एक रिवायत पसंद सा, और ख़ास तौर पे हमारा एक तहजीबी जो एक ख़ास एक हिस्सा है ना कल्चर का, ओल्ड फैशन मे बी। और नहीं, इसे कहना चाहिए कि ज़्यादा खूबसूरत जो हमारा एक सिलसिला है वो है। हाँ नहीं, you're right। अब वही बात आ जाती है ना कि इंसान की अपनी बैकग्राउंड, तरबियत, व्हाटएवर, इट शोज बिल्कुल। किसी लेवल पे जाके वो शो करती अच्छा, है। डिसहार्ट आप नहीं हुई जिंदगी में कभी किसी बात पे को परेशान हुई हो? आपने बिजनेस भी किया है नहीं जी, उसको। होती हैं परेशानियां, होती हैं, मगर उनको फिर फेस भी करना पड़ता है। सही। व्हाट आपकी टिप क्या है इसकी कामयाबी की, कि आपने एक स्क्रैच से बहुत छोटे लेवल से शुरू करके अब एक बिजनेस तक लेके आने में, आपके ख्याल में उसका कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी? अच्छा। मैं कंसिस्टेंट हूँ। अगर मैं कमिटमेंट लेती हूँ तो आई ट्राई कि वो मैं पूरी करूँ, और अगर मैं नहीं कर सकती मैं नहीं लेती। ठीक। तो वो कंसिस्टेंसी एक है, आप रखेंगी कंसिस्टेंसी, यू विल बी ऑलराइट। बिल्कुल सही। अच्छा, कभी कोई परेशान कुन किस्म के क्लाइंट्स से भी वास्ता जी जी पाला? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। हमारे पॉलिटिशियन ही हैं, उनकी एक बेटे आए हुए थे कैफे पे, बहुत लाउड, बहुत और कॉन्स्टेंटली यही कि मैं उनको अटेंशन पे करूं। अच्छा। फाइनली फिर मैंने यही कहा, मैंने कहा जी अगर नहीं सेटिस्फाई हो रहे तो मत चार्ज करें इनको। और मैंने थोड़ा ऊंचा कहा ताकि वो सुन लें। फिर वो खैर आए मेरे पास अपोलोजेटिक कि नहीं नहीं हम पे करेंगे। मैंने कहा जी अगर आपको ठंडा लगा खाना या कोई कंप्लेन हो, आई एम नॉट परफेक्ट, तो आप बिल्कुल। तो ये तो आपने बड़ा अच्छा रास्ता बता दिया। it's- जो भी आए खा पी के कहे ये मसला था, वो मसला था, वो मसला था, हम नहीं देते। नहीं तो ऐसे एक तरीका करते नहीं है, मगर बाज आई थिंक इतने सालों में 1 या 2 इंस्टेंसेस ऐसे हुए होंगे, उसके अलावा नहीं। बिल्कुल सही। ये भी हमारे यहाँ एक मिजाज का हिस्सा है।
हम ना जब नुक्स निकालने पे आते हैं, ऐब निकालने पे आते हैं, बिला वजह निकालते हैं, हमें समझ मतलब अभी पॉइंटलेस हम खामखाई किसी भी चीज में ऐब निकाल देते हैं। ये है। एक दफ़ा एक खातून आई थी तो उन्होंने कहा कि जी पिछली दफ़ा जब मैं आई थी मेरी पता नहीं जो जूस था वो भी ठंडा नहीं था, खाना जो आया था वो भी ठंडा था, पता नहीं एक दो और चीज़ें। तो मैंने कहा कि जी आप तो फिर गलती करके वापस आई हैं, फिर तो आपने आना ही नहीं चाहिए था इतना आपको। खराब आपको सब कुछ मिला, तो फिर ये तो बड़ी गलती हुई है हमसे। आप उसी वक्त मुझे कहती ठीक। मैं कुछ कर देती। सही तो सही। तो तो ये कभी है इन चीजों पे भी गुस्सा नहीं आता? नहीं नहीं, आई कांट, बिकॉज क्लाइंट हमेशा ठीक ही होगा। सही। अगर मैं उनको कन्फ्रंट करूं तो फिर तो जिंदगी में वैसे भी गुस्सा नहीं आता। अच्छा, मैं तो इस आता है। मामले में आई एम वेरी क्लियर इन इट। एक हद तक बर्दाश्त किया, हाँ, उसके बाद उसके मैं कहती बाद दरवाजा वो है, हाँ उसके बाद नहीं। प्लीज। That's true। अगर आपको नहीं बर्दाश्त है या आप नहीं कर सकते, नहीं, मैंने हमारे आपको- साथ किया था एक किसी एम्बेसी के बंदे ने बड़ी बदतमीजी की थी, तो खैर मैंने नहीं उसके साथ वो किया, पर मेरी नीस उसने कहा जी आपकी टेबल नहीं है, आप प्लीज चले जाएं, आपकी टेबल है। सही। अच्छा, अब इस सारे उसमें मुझे लग रहा है कि मर्द मैनेजमेंट में आता है मेन उसमें, क्योंकि मर्द हमारे यहाँ इतना मर्दों का मुआशरा, तो उसमें कोई मर्द खड़ा हो तो उसकी इम्पैक्ट और होता है, खातून खड़ी हो तो इट्स ऑल I women। don't think so। अच्छा, यू डोंट थिंक सो? नॉट वेयर आई, हमारे उधर नहीं। सही। आदमियों का होता होगा रोब आई गेस, मगर यू नो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कैसी जगह है, कहाँ आप जा रहे हैं, यू नो। असर्ट भी अगर कोई करे तो आगे से अगर आप मैं माइल्ड हूँ या मैं, तो वो खुद ही डिफ्लेट हो जाता बंदा अगला। बिल्कुल सही। तो थैंक यू सो मच। आपको आज बुलाने का मतलब ये था कि हमारी बहुत सारी ख़वातीन जो कि सोचती रहती हैं और फिर उसमें इरादा भी करती हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाती, अमली जामा नहीं पहना पाती, वो आपसे एक मोटिवेशन लें कि आप कर सकती हैं, तो बहुत सारी और ख़वातीन बहुत ही छोटे स्केल पे कोई भी काम शुरू करके उसे लेके आगे बढ़ सकती हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो Thank मच। you so much। हम अपने 3 व्यूअर्स को ऑफर कर रहे हैं कि हम आपको 3 वाउचर्स देंगे खास गैलरी कैफे के, जो टेबल ऑफ 2 के होंगे। आप जाके वहाँ पर लंच है एंजॉय कर सकेंगे। ब्रेक के लिए रुकेंगे जनाब, और ब्रेक के बाद होगी आपसे मुलाकात अपने आज के मेहमान के साथ। फेडरल मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं, उनसे गपशप और मुलाकात। आप साथ रहिएगा। जनाब खुश आमदीद और सुबह खैर। अब आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने आज के मेहमान से, और मेरे मेहमान एक सियासतदान तो हैं ही, लेकिन उससे बढ़कर एक बात यह है कि एक ऐसे सियासतदान हैं जिनके जो टैक्स पेयर सबसे बड़े यानी टैक्स पेयर थे, ये सेकंड नंबर पे 2014 में जो एसेट्स डिक्लेयर किए गए और जो टैक्स जो है डिक्लेयर किए गए, 1 करोड़ 88 लाख रुपया इन्होंने टैक्स दिया। इस चीज़ पे हमें वी मस्ट एप्रिशिएट, हमें इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, और ऐसे ही सियासतदान हैं जिनको कि हमें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। मेरे साथ हैं इस वक्त फेडरल मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री अब्बास खान आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आफरीदी साहब, क्या बात है आपकी, इतना टैक्स आपने दे दिया? नहीं, ये तो मैंने कोई मेरा फर्ज था जी हाँ, ये मैंने देना ही था। अगर ना देता तो चोरों में हिसाब होता। बिल्कुल, क्या बात है। इस बात पे भी ये अल्लाह करे कि ये ख्याल और ये एहसास जो है हर एक इंसान के अंदर हो जिसके ऊपर वाजिबुल अदा है टैक्स, ताकि वो दे सके इतने खुले दिल के साथ। कोई तकलीफ भी नहीं हुई आपको देते हुए कि यार बचा तो सकता हूँ, रोक तो सकता हूँ? इतने सियासतदान जिनके नक्शे कदम पे आप चल सकते हैं, जिन्होंने अपने जीरो डिक्लेयर किया हुआ है कि टैक्स है ही नहीं उनका पेएबल कुछ भी। देखें, करप्शन जो होती है ना, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है। तो अगर आप लोग कहते हैं करप्शन, वो करप्शन आप टैक्स में ना दें, आप दूसरे के हकूक़ लें, या आप ज़बान से ना बोलें, जी जी, या आप वो गलतियां मुल्क में जो हो रही हैं उसके पर बात ना करें, या जैसे टेररिज्म है उस पर खामोशी, ये सारे इस मुल्क में करप्शन में आता है। एज अ करप्शन को हम देखें तो हमारा माशरा सारा करप्ट हो चुका है। कोई ज़बान की खामोशी इख्तियार कर रहा है,
कोई जो है टैक्स नहीं दे रहा, कोई जो है अपनी एसेट्स छुपा रहा है और दूसरों को तनकीद कर रहे हैं, खुद उस पर अमल नहीं करते। सही। तो जब तक हम उस पे जो दूसरों को तनकीद करते हैं उस पर खुद अमल नहीं करेंगे ना, ठीक। तो माशरे ने ठीक नहीं होना है। बिल्कुल सही, लेकिन उसके लिए हमें आप जैसे रोल मॉडल्स की बड़ी जरूरत है ना, क्योंकि सियासतदान बहुत बड़ा, जहाँ पे एक लीडर होता है उसके साथ साथ रोल मॉडल होता है। अगर कोई भी सियासतदान इस चीज़ को सेट करना शुरू कर दें कि वो अपने एसेट्स डिक्लेयर कर रहे हैं और टैक्स दे रहे हैं, तो मुझे यकीन है बहुत सारे लोग खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे। उन्हें पता होगा जो खुद दे रहा है वो फिर लेगा भी हमसे। फिर जब खुद दे रहे हैं तो दूसरों से भी लेना आसान होगा, बिल्कुल। जब खुद नहीं दोगे तो दूसरे से क्या लो। बिल्कुल। अच्छा, मुझे पता चला सर कि आपने बहुत छोटे लेवल से बिजनेस का आगाज़ किया। सीमेंट का बिजनेस था, कोई 30-40 लाख से आपने कारोबार शुरू किया और माशाल्लाह बड़ा फ्लरिश किया। उसी कारोबार से ही फिर आपने इतना टैक्स जो है वो पे किया। तो इतनी बरकत कारोबार में कैसे, और इसका भी कोई गोर और सीक्रेट बताइए। मैंने 30-40 लाख से बिजनेस नहीं शुरू किया। अच्छा। मैंने 30-40 हज़ार से शुरू 1000 से शुरू किया, वाह, जी। फिर तो और भी बड़ा और जंप। मेरी फैमिली सेट थी, वालिद थे, लेकिन मैं ज़िद्दी था, तो मैंने कहा मैं अपना काम करूंगा और वालिद पे निसार नहीं करूंगा। अबू के साथ सब कुछ था तो मैं काम के लिए निकला। फिर उसके बाद मैंने सीमेंट का काम शुरू किया एक गाड़ी से। फिर करते करते अभी मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान में भी। तो ये फिर उसके बाद मैं काम करता रहा अपनी, जो मुझे एक यकीन था कि मेहनत करो तो ज़रूर उसका फल मिलेगा। सही। तो और वो मैं करता रहा। मैं ज़िंदगी को अक्ल से नहीं गुजारता, असूलों से गुजारता हूँ। वाह, अकल रास्ता तलाश कर लेती है किसी न किसी चीज को ब्रेक करने का, अवॉइड करने तो इसलिए मैंने अपने असूल बनाए। उसमें सख्तियाँ बहुत आती हैं, मुश्किलात आती हैं, लेकिन अल्लाह से जो भी मांगा अल्लाह ने वो दिया। ऐसी चीज़ नहीं जो मैंने ख्वाहिश की और मुझे ना मिली हो। बिल्कुल तो सही। मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हर एक चीज़ दी। और सर, सियासत आपने वजारत उज़्मा की ख्वाहिश कर रखी है? नहीं, मैंने वजारत उज़्मा की ख्वाहिश अगर मैं आपको बोलूँ, मैं पिछले गवर्नमेंट में भी मिनिस्टर था, जी। वाहिद मिनिस्टर जो उस कैबिनेट में भी था, और अभी भी मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ। सही। और मेरा किसी सियासी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक ताल्लुक नहीं, भी नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार के तौर आज़ाद पे। इंडिपेंडेंट। लेकिन खाली एक खिदमत की सोच थी जो मैं आया करता रहा। लेकिन बहुत मुश्किलात हैं, क्योंकि जो निज़ाम, जो सिस्टम, जो हमारी आवाम मतलब जिस तरीके से जिस डगर पे जा रही, उसमें करना बहुत मुश्किल है। जी। और चैलेंजेस बहुत होते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि वो कोई इस्तीफे दे देते हैं, कोई छोड़ देते हैं, कोई फेस नहीं कर सकते। मैं ना इस्तीफा दे रहा हूँ ना छोड़ रहा हूँ, इन सारे सिस्टम को फेस भी कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जो वो कहते हैं हमारी तादाद बहुत कम है, दूसरी तरफ तादाद बहुत ज़्यादा है, तो उनमें मुकाबले की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ डिलीवर करूँ, कुछ ना कुछ करूँ। उम्मीद काफ़ी है कि इंशाल्लाह निज़ाम बदली होगा और पाकिस्तान एक सही पैराए पे जाएगा। सही। हम आपसे इस बारे में कंटिन्यू करेंगे। एक सवाल छोड़ते हुए जिसका जवाब मैं ब्रेक के बाद ही आपसे चाहूंगी, वो ये क्यों कहते हैं ना, तू अपनी निबेड़, तुझे गैर की क्या, तुझे दूसरों से क्या, अपनी अपनी संभालो, नफ्सा नफ्सी का दौर है। तो इतना कमा के माशाल्लाह ये दर्दसरी मोल लेना जो है, इसके पीछे मतलब क्या पड़ी आपको? हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और वापसी पे फिर हम इसी सवाल का जवाब चाहेंगे अपने मेहमान से। साथ रहिएगा। खुशामदीद और सब खैर जनाब अब्बास खान अफरीदी साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री, आज हमारे मेहमान हैं। और जिस चीज़ में हम अप्रिशिएट कर रहे हैं वो ये कि ये सेकंड हाईएस्ट टैक्स पेयर थे 2014 के, और अभी तक जितना टैक्स 2015 में सर हाईएस्ट हो जाएंगे ना इंशाल्लाह। हाईएस्ट 2015 में अभी तक हाईएस्ट है। वाह। मैंने आपसे सवाल ये छोड़ा था कि जब माशाल्लाह इतने आपके अपने पैसे हैं, बिजनेस है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, तो सियासत अगर एक दर्दसरी है तो फिर इसमें आने की क्या जरूरत थी? नहीं, दर्दसरी नहीं है, ये खिदमत है। जब हम सियासत को खिदमत की नज़र से देखेंगे तो फिर इसमें सुकून मिलेगा। जब आप इसको टेंशन स्ट्रेस से देखेंगे या इसको तिजारत समझेंगे तो फिर आपके लिए परेशानियां होंगी। इसीलिए आप फिर पेट्रोल नहीं लेते, सुना है गाड़ी नहीं लेते, कोई पर्क्स नहीं लेते, कोई घर भी नहीं ले रहे, कोई अलाउंसेस भी नहीं ले रहे। तो फिर सियासत में आपको फ़ायदा जो है वो सिर्फ यही है जो आप बता रहे हैं? मेरा फ़ायदा ये है कि मेरा एक शौक़ है। जब मैं बहुत छोटा था तो यंग एज में मैं
काम के लिए गया लंदन, तकरीबन इसको काफ़ी 22 साल होते हैं। अच्छा। हम 4-5 दोस्त थे, तो जब हम वहाँ गए तो हमने कहा कोई काम वाम ढूंढे। मैं ज़िद्दी था, घर से निकला, मैंने कहा कोई काम देखो, वीज़ा लगाया, गए उधर कि कोई मजदूरी मिलेगी, उधर क्या होगा, मजदूरी करनी थी। तो उधर जब हम गए तो 3-4 दोस्त वो इधर उधर फिरे। जब मैंने देखा तो उधर लोग कह रहे थे कि पाकी पाकी, पाकी का मतलब कुत्ते, सीधा सीधा। तो मैंने जब उधर फेरा वगैरह, तो मैंने इरादा किया कि मैं वापस जाता हूँ। वीज़ा हमारे पास 6 महीने का था, वो रह गए और मैं 15 दिन गुजार के वापस पाकिस्तान। अच्छा। मैंने कहा जो करूंगा अपने मुल्क में ही करूंगा, खिदमत भी अपने मुल्क की करूंगा और बाहर कभी फिर दोबारा नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की एक दिन की ज़िंदगी काफ़ी है। बहुत तो फिर मैं अपने मुल्क में उस टाइम से काम कर रहा हूँ और फिर अल्लाह ने इधर तक पहुँचाया। तो अभी खिदमत के लिए जाए हूँ, चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन इनको करना मेरे ख्याल में पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में से है जिसको अल्लाह ने हर नेमत दी बिल्कुल कि आप सोच नहीं सकते हैं। और किसी को मैं मिसाल देता हूँ दुबई की, अल्लाह ने उधर खाली दी रेत, जी। और वो दुनिया की अभी इकोनॉमी, दुनिया के सारे ऑफिसेज, मल्टीनेशनल कंपनियां वहाँ का हूँ। हमें अल्लाह ने A to Z सब कुछ दिया, कुछ दिया। लेकिन गुर्बत, बेरोजगारी, टेररिज्म सब कुछ इधर। सही। मुझे कोई मिसाल के तौर पे एक ऐसी चीज नहीं बता सकता है जो इस मुल्क को नहीं दी। बिल्कुल सही। तो वजह क्या है? वजह हम है कि हर एक चीज मौजूद है, उसके बाद भी हम सुकून की जिंदगी अच्छा। और कामयाब मुल्क दुनिया में उसमें क्यों नहीं हम जा सकते? सही। उसकी वजह यह है कि हमारे में खामियां है अपने आप में। और इसकी मेन वजह जो मैं देखता हूँ, जब मैं सियासत में आया मैंने देखा, वो ये है कि हम सब दूसरे की इस्लाह करने के ऊपर लगे, कोई अपनी इस्लाह नहीं करता। हाँ जी। वो कहता है मैं तो ठीक हूँ, दूसरे को ठीक। तो दुनिया में सबसे मुश्किल काम है वो दूसरे को ठीक करना, और सबसे आसान काम है अपनी इस्लाह करना। तो जब हम अपनी इस्लाह करेंगे, अपने आप को ठीक कर लेंगे, तो निज़ाम भी ठीक हो जाएगा, माशरा भी ठीक हो जाएगा, मुल्क भी तरक्की कर लेगा। अच्छा, आप बातें माशाल्लाह बहुत विजडम की कर रहे हैं और विजन की कर रहे हैं, तो क्या ये तालीम ने आपको दिया है ये सब कुछ? कोई तालीमी काबिलियत क्या रही, कैसे आपने ये सब कुछ, ये ज़िंदगी के सिखाए हुए सबक हैं या फिर ये बुजुर्गों की पढ़ाई हुई कोई सिखाई हुई तरबियत है, या क्या चीज़ें हैं ये एक तो मेरे ख्याल अल्लाह का देन है, अल्लाह का मेरे साथ प्यार है कि मुझसे ये खिदमत लिए जा रही। ये भी एक नेमत है कि मैं अपनी कौम की खिदमत करूँ, तो शायद इस दुनिया उस दुनिया दोनों में ये मेरे काम आ जाए। दूसरी, अगर आप तालीम पे करें, क्योंकि मैं झूठ बोलता नहीं, तालीम मैंने ग्रेजुएशन की है और तालीम से कभी शौक रहा नहीं। अच्छा। तो वो बात साफ करनी चाहिए, सही। क्योंकि अगर कौम के सामने झूठ बोलो और झूठी बुनियाद रखो तो फिर कामयाबी नहीं होती। तो जब बचपन में ही मैं एक इस निज़ाम पे निकला कि नहीं मैंने कुछ करना है, एक सोच थी, फिर बाहर गया, आपको किस्सा सुनाया, फिर वापस आया, फिर अल्लाह से जो मांगा वो मिला। जैसे मैं अपनी ये यंग जनरेशन को कहूँगा कि अगर आप अपने एक असूल बना लो, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, अल्लाह से जो मांगो मिलेगा, लेकिन शर्त ये है कि उस पर आप कायम रहो। जब सख्ती भी आए, जो असूल आप बना लो उससे फिर पीछे ना हटो। क्या असूल बनाए थे आपने? मैंने क्या? जिंदगी में बनाए असूल के कभी भी मैं किसी चीज पे अपने मुल्क के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, खुदा करे मेरी जान भी उसमें चली जाए। और आज तक शुक्र है कि जब भी मेरे मुल्क की कोई बात आई है, 68 साल हो गए हैं इस मुल्क में, मैं एक डेलीगेशन को अमेरिका भी ले गया था, और इन कुछ लोगों को, बच्चों को याद भी होगा, वहां से एहतजाज करके एक ही डेलीगेशन पाकिस्तान बनने के बाद आज वापस आया, वो भी मैं वापस लाया था। अच्छा। किसी और में इतनी हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान बनने के उस सरजमीन से वापस लाए, जब- लेकिन मैंने वहाँ कुछ असूलों पे कुछ इख्तिलाफात आए और मैंने वो दौरा कैंसिल किया और मैं वापस आया। सही। तो आज तक बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, ये आवाम सबको जानती है, सारे वो कहते हैं टीवी पे आप लोगों को आता है कि क्या है, लेकिन अगर मीडिया में भी प्रमोशन है तो उनकी है, आवाम भी उन्हीं को जानती है। सही। हम जैसे को इसलिए नहीं जानती कि हम सहारा नहीं लेते, हमें यकीन है अपने काम पे, तो हम उसके ऊपर तवज्जो दे रहे होते। लोगों को पता है कि आवाम की सोच किस तरह कैप्चर करनी है, मीडिया में किस तरह आना है और किस तरह अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं, तो आवाम उसी को ठोक कर रही होती। ठीक। तो मैं ज्यादातर कहता हूँ पाकिस्तान की आवाम को इन्होंने पैरालाइज कर दिया, हाईजैक किया। हाईजैक किया हुआ है कि जिस तरफ मोड़ना चाहे उस तरफ मोड़ देते हैं। जी। एक वाकया आता है, सारी कौम उसकी तरफ मतवज्जो होती है, जैसे ही उस दूसरा वाकया आता है उससे हट के दूसरी की तरफ आ जाती, वो पिछले को याद भी नहीं करती कि महीना पहले क्या था। सर, कारोबार में कामयाबी का सीक्रेट क्या है? अगर ये सारे नौजवान जो है वो जानना चाहें कि कैसे 30-40 हज़ार से कारोबार शुरू करके इंसान इतनी तरक्की हासिल कर सकता है, जबकि आप बात कर रहे हैं कि असूलों की, तो असूलों का मतलब शायद ईमानदारी भी होगा, शायद दयानतदारी भी होगा, सच बोलना भी होगा और रिश्वत ना देना ना लेना भी होगा। अगर इस तरह के असूल भी थे और हैं, तो फिर उनके साथ इस मुल्क में कामयाबी और तरक्की हासिल करना कैसे मुमकिन हुआ? बिल्कुल है ना, यही तो बात है कि जब जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा था वो बहुत से रास्ते इस्तेमाल करते थे जी। मुख्तलिफ, और वो बहुत आगे भी गए, मैं बहुत पीछे भी था,
लेकिन एक वक्त आया 10-12 साल बाद कि वो बिल्कुल जवाल पजीर हो गए, मैं बहुत आगे चला गया। अच्छा, तो 10-12 साल का वेट जो है ना, अगर आपकी एक सोच और आपके असूल हो तो उसको आपने फॉलो करना है। ये नहीं देखना है कि साथ जो सफर कर रहा है वो आगे जा रहा है और आप और अपने असूल छोड़ के उसके पीछे भागना शुरू करें। बदकिस्मती से माशरे में ये रिवाज आया है कि हमसाया आगे जा रहा है तो नहीं, आप अपने असूलों पे कायम रहे। 5 साल बाद 10 साल बाद आप बहुत आगे चले जाएंगे और माशरा भी ठीक हो जाएगा। लेकिन हम शॉर्टकट ढूंढने के लिए दूसरे को देखते हुए एकदम अपने सारे असूल वसूल छोड़ शॉर्टकट रास्ता इख्तियार कर लेते। तो मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं देखा, जब अफगानिस्तान भी मैं जाता था, सख्तियां गुजारता था, तो लोग यही कहते थे, मुझे यकीन था अल्लाह पाक पे कि देखें हमारे एज अ मुसलमान होने के कुछ ऐसे जुज़ हैं जिसके बाद ईमान नहीं रहा था। एक है कि मौत हक है और वक्त मुकर्रर है। बिल्कुल। दूसरा हमारा है कि हमारा रिस्क लिखा हुआ है और वो मिलेगा। बिल्कुल सही। उसको जायज और नाजायज बनाना आपका काम है। तो अगर आप उसको जायज बनाएं, अपने असूल बनाएं, जिंदगी में 5 साल 10 साल बाद वो आपको आ जाएगी, वो मकाम पे आप पहुंच जाएंगे। और अगर आप उसको बोले नहीं मैंने हासिल करना है और शॉर्टकट ढूंढे, तो उसको आप शॉर्टकट पे ढूंढ के वो जायज को नाजायज कर दें। बहुत खूबसूरत। एंड आई मस्ट टेल यू कि मैं किसी सियासतदान से आज तक गुफ्तगू में इतना मुतासिर नहीं हुई जितनी आपकी गुफ्तगू जो है, इसलिए कि वो सादा भी है, आसान भी है और वो खरी भी है। उसमें सच्चाई की जो एक चाश है वो महसूस की जा सकती है। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपका जो विजन और आपका जो हौसला है, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए और हमें ऐसे बहुत सारे और सियासतदान भी दे जो खुलूस नीयत के साथ अपना टैक्स भी अदा करते हैं और मुल्क की तड़प भी रखते हैं। सर, कुछ लाइटर साइड पे कोई गाने वानी म्यूजिक के साथ भी दिलचस्पी है कि जिंदगी में बस काम काम काम? कायदे आज़म का फरमान है काम काम काम। आप यकीन माने, मैं अगर किसी दिन दोपहर को गलती से सो जाता हूँ तो मैं बीमार हो जाता हूँ। अच्छा। बाकायदा जब मैं उठता हूँ मेरे सर में सख्त दर्द होता है। मतलब कोई मैं दोपहर को सारी जिंदगी में बीमारी के अलावा नहीं सोया। अच्छा। पूरी लाइफ में तो काम करते हैं? खाली काम करता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा ना, एक आदत आदमी की बन जाती है। तो मेरा काम ही जो है ये मेरी हॉबी भी है। सही। मैं इससे मजा भी लेता हूँ, मैं इंजॉय भी करता हूँ और मुझे मतलब फख्र, और खासकर जब मुल्क के लिए काम कर रहा होता हूँ तो मुझे पता है कि मुझे बहुत सख्तियां होती हैं, लेकिन उस लड़ाई झगड़े में ही मैं अपना काम करके शाम को मैं रिलैक्स होता हूँ। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, कोई 2 पिल ले रहे होते हैं रात को, कोई 3 पिल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिंदगी में पिल नहीं लिए कभी भी। रिलैक्स होता हूँ, सुबह उठता हूँ, अपने काम की तरफ तवज्जो देता हूँ। लाइटर मूड में है कि मुझे पुराने गाने, लता मुकेश, आज की जनरेशन के गाने तो नहीं। तो मेरी गाड़ी में जब मेरे बेटे होते हैं, वो जब मैं गाने सुन जैसे ही लगाता हूँ तो वो कहते हैं कि हमें तो नींद आनी शुरू हो गई है। तो वो निकाल के फिर उनके गाने जब लगते हैं, मैं कहा ये तो हमारी समझ से बाहर आता है। मुझे तो सर बस दर्द फिर होना मैं शुरू उन्हीं हो गया। की वो लगे होते हैं। लेकिन पुराने गानों के साथ अगर वो हो तो वो सुन लेता हूँ। तो आपको अगर एक मौका पुराना, मिले, आपको कोई भी फिर एक पुराना पाकिस्तानी गाना जो वो सुनाते हैं, बहुत खूबसूरत सा गाना जो कि इस वक्त हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आपने सुना होगा, ये तसव्वुर खानम की आवाज में ये गाना है जो कि फिल्म में शामिल किया गया 1970 में, तू मेरी जिंदगी है। छोटा सा क्लिप हम आपको दिखाएंगे ओरिजिनल और फिर आपके सामने जुनेद इसे पेश करेंगे। सच है ना? मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है, तू मेरी जिंदगी तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। जब तक न देखूं तुझे
लबों पे तेरे नगमे मिलेंगे, मेरे लबों पे तेरे नगमे मिलेंगे, आंखों में साथ तेरे जज्बे मिलेंगे, मेरे दिल में तू ही तू है, तेरी रोशनी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार तू ही चाहत तू ही बंदगी है तू, मेरी जिंदगी है। बहुत शुक्रिया जुनैद, थैंक यू सो मच। ये गाना इंडिया ने भी फिर कॉपी किया और कुमार सानू की आवाज़ में उनकी फिल्म में शामिल किया गया। तो पाकिस्तानी गाने बहुत खूबसूरत। पाकिस्तानी भी गाने सुनते हैं? पाकिस्तानी गाने पुराने अगर देखते हैं, हमारे गाने सबसे बेहतर सारी दुनिया सुनती थी, बिल्कुल। लेकिन आजकल जरा हम पीछे रह गए और उम्मीद है कि दोबारा आगे, वैसे हम पीछे तो हर एक चीज में ही रह गए, हाँ जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि वापस हर एक जगह बिल्कुल पे। वापस आएंगे। अच्छा ये बताइएगा कि आइंदा आने वाले दिनों के लिए क्या सोचा है और क्या आप चाहते हैं और क्या प्लान है? प्लान तो देखें, जो मिलना है वो तो वैसे ही मिलेगा, आदमी मेहनत शर्त है वो करता रहे, लेकिन यही है कि पाकिस्तान को इस क्राइसिस से बाहर देखें। तो किसी सियासी जमात के साथ इल्हाक का या उनके साथ वाबस्ता होने का नहीं सोचा? फ़िलहाल तो नहीं सोचा। फ़िलहाल तो यही है कि अपनी कौम को मतलब किसी तरह, मैं जब इधर आया हूँ कि किसी तरह ये जागे और हम जो है एक नए सोच के साथ, क्योंकि अल्लाह ने हर एक चीज़ दी हुई है कि अल्लाह इस मुल्क को एक नई रोशनियाँ दें और नए आमीन। और हम एक ऐसे रास्ते पे चलें कि जो ना लोगों में ना उम्मीदी, खौफ, ये है, ये जो है इससे निकले और हम एक, वो कहते हैं कि किसी की जो सोच है कि हम बाहर जाए, जी दुनिया की सोच ये हो कि हम पाकिस्तान आए, बस आमीन, इस तरह हमारा मुल्क बने। तो इस सोच के लिए मैं काम कर रहा हूँ और उम्मीद मुझे है कि होगा ज़रूर, वक्त लगेगा लेकिन जल्द होगा इंशाल्लाह। अच्छा फाटा से ताल्लुक है आपका, और फाटा की जब बात आती है तो एक ऐसे इलाके का जहन में तस्वुर आता है जहाँ ना तालीम होगी, ना कोई तरक्की होगी, ना ही, और फिर अब दुनिया में जैसे पोर्ट्रे किया जाता है कि जहाँ पे शायद वहशत और बर्बरियत हो और लोग भी शायद इसी तरह के हों। तो वहाँ से आप जब इतना सोच और विजन लेके आगे आते हैं तो आप तो बड़ा पॉजिटिव इमेज है। ये दुनिया को कैसे पता चल सकता है कि हमारे ये इलाके और इन इलाकों को दहशतगर्दी से पाक कैसे किया जा सकता है? जब मैं अमेरिका से वापस आया था तो हम इसी बातचीत के लिए गए थे, मेरे साथ फाटा की डेलीगेशन थी, मैं उसको लीड कर रहा था, तो वहाँ यही बातचीत थी। तो हमने उनको कहा कि हमारा इशू ये नहीं है कि क्या होना चाहिए। मैंने कहा जब रशिया का दौर था तो आप लोगों ने कहा यहाँ आपने क्लेशनकोफ कल्चर दिया और जहादी कल्चर दिया और ये किया। आज जब वहाँ ज़रूरत पड़ी है किताब की और आपको एजुकेशन की और रोजगार की, तो आप वो मुहैया कर दे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जब जितनी फंडिंग एग्रेसिव आपने वहाँ की थी उतनी फंडिंग यहाँ पर भी अगर उस एग्रेसिव फंडिंग का मैंने कहा 5% ये कर दें, तो 95 ना करें, तो मैं का सारा खिता भी बदल जाएगा और प्यार मोहब्बत भी आ जाएगी और टेररिज्म भी खत्म हो जाएगा। यही इश्यूज थे कि जो उन्होंने कहा कि आप बातचीत होगी, मैंने कहा आपने पहले जिनसे भी बातचीत की होगी झूठ और सच होगा, लेकिन मैं जब कहूँगा उसमें सारे सच होगा। तो जिस जगह में आपने झूठ का रास्ता इख्तियार किया या मेरी तरफ से आया तो फिर उस पर एहतिजाज होगा, रास्ते जुदा हो। तो फिर ऐसे एक मौका आया तो फिर उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस। इसका मतलब है कि आलमी बिरादरी जो बातें करती है वो तैयार नहीं है इसके लिए मुखलिसाना तौर पर हमारी उस तरह मदद करने के लिए कि इन इलाकों में तालीम आम हो, सेहत आम हो, यहाँ पे तरक्की हो। दुनिया को हम देखते हैं ना, ये भी बदकिस्मती है, हम खुद क्यों नहीं करते? बिल्कुल ये बात क्यों, हम कब तक भिखारी बनेंगे जब दुनिया की तरफ हम कहेंगे दुनिया हमारे साथ क्या करे? किसी को हमारे पास सब कुछ मौजूद है, हम अपनी इस्लाह तो कर नहीं रहे, दुनिया से हर वक्त तवक्को करते हैं, दुनिया के बारे में बातें करते हैं। चीज ये है कि उस मुल्क के लिए ये चीजों की जरूरत होती है जहाँ कुछ ना हो। सही, हमारे पास सब कुछ है। आपके ख्याल में फाटा के लिए क्या किया जाना चाहिए और क्या हो सकता है? हम इस बात पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।
खुशामदीद और सुबह खैर जनाब अब्बास खान आफरीदी साहब आज मेरे मेहमान हैं जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री। उनसे हमारी गपशप मुलाकात। तो सर सवाल मैंने किया था फाटा के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या हो सकता है? फाटा के लिए अगर हम अपने इस निज़ाम को ठीक कर लें, और किसी ने अभी ये बातचीत चल रही थी मदरसों की, ये हमारी जो टेररिज्म की मीटिंग्स थी, तो मैंने कहा अफसोस की बात है कि जो 4 सूबे उसमें सारा निज़ाम तो मौजूद है, फिर भी रजिस्ट्रेशन होना नहीं होना। मैं कहा उस इलाके में क्या है जहाँ निज़ाम ही नहीं है, हाँ। तो उधर भी मदरसे हैं, सब कुछ है। तो हमारा तो वहाँ पहले एजुकेशन और साथ में रोजगार, सही। जब ये 2 इशू होंगे तो मेरे ख्याल टेररिज्म का होना बिल्कुल नामुमकिन बात है। ठीक। तो इसलिए ये 2 चीज़ों पे अगर फोकस किया जाए तो ख़त्म हो जाएगी टेररिज्म। बेरोजगारी जो है टेररिज्म को जन्म देती है। और मैं अगर इस मुल्क में अभी देख रहा हूँ जो नौजवान यूथ आ रही है उनके लिए रोजगार मुहैया करना इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सही। है, और जिसपे मेरे हिसाब से एज अ फेडरल मिनिस्टर मैं ओन करता हूँ कि तवज्जो बहुत कम। ठीक है। अरे सर कितना जोर होता है इस चीज़ पे, कौन से ब्रांड का सूट पहनना है, टाई किस रंग की लगानी है जब आपने नेशनल असेंबली में जाना है, वगैरह वगैरह। ऐसे है कि कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है, और अल्लाह ने जब दिया हो तो उसको लगाना चाहिए, क्योंकि कब्र तो ले जाना नहीं। तो ये माशरे में जो आजकल कब्र की दौड़ है के साथ ले जाना है, उसी की तरफ निज़ाम ख़राब हो रहा है। तो अल्लाह जब दे उसको अच्छा खाओ और अच्छा पियो, अच्छा जितना ज्यादा हो उतना अच्छे खूबसूरत बनो। सही। अच्छा, अप्रिशिएट करते हैं जब आप किसी से मुतासिर होते हैं तो किस चीज़ से होते हैं, किस चीज़ को देखते हैं? मेरे ख्याल हमारे माशरे में अप्रिसिएशन बहुत कम हो गई है, तनकीद ज्यादा हो गई। हाँ जी। तो जो है अगर आओगे तो खामियां ही ढूंढेंगे लोग, हाँ। और कोई ना किसी चीज़ पे कोई बात ही करेंगे, और किसी को शाबाश देना या किसी को बूस्ट करना या आगे ले जाना वो तो ख़त्म हो गया। वो एक इस पे मैं एक लतीफ़ा भी सुना देता हूँ लाइटर मूड में। कहते हैं जहन्नुम में जो है बहुत से कुएं थे तो उस पे गार्ड्स खड़े थे कि कोई जहन्नुम से बाहर ना निकले। तो एक कुएं पे कोई गार्ड नहीं थे। उन्होंने पूछा ये क्यों? कहते ये पाकिस्तानी कौम है, ये एक दूसरे को खुद ही धकेल रही है, इनको जरूरत ही नहीं है बाहर निकलने। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमारे माशरे में जो है वो आगे ले जाने के लिए कोई आपको छोड़ता लेकिन आप मरूब किसी से मुतासिर होते हैं, कुछ लोग अच्छे लगते तो होंगे आपको। मुझे अच्छे, अगर सच बोलो ना, लोग बोलते हैं मेरे अम्मी अबू जो है वो मेरे लिए आइडियल है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने जब सोच दी है कि वो ये सोच नहीं दी है कि आप बहुत ज़्यादा अक्ल के साथ, फ्रॉड के साथ, इस तरह उन्होंने कहा अपने असूलों के साथ आगे जाए, और जब एक चीज़ की ठान लो फिर उसको छोड़ो नहीं, फिर लगे रहो। खुदा करे उसमें साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल। अब मेरे वालिद साहब जब ये टेररिज्म शुरू हुआ तो वो कोहाट में, वो उसके बाद उनको तकरीबन 21 बुलेट्स लगी। अच्छा। तालिबान के साथ लड़ाई में, और वो अल्लाह ने उनको नई जिंदगी दी है। 2 साल हॉस्पिटल में आगा खान कराची में रहे, वापस है। वो दिन है आज का दिन है, वो क्वार्ट से बाहर नहीं जाते। ठीक। वो उधर ही ठहरे हुए। तो वो कहते हैं कि इसी मुल्क में हमने जीना है, इसी में मरना है, जो सोच हमें बचपन में थी, और अभी भी उधर ही हैं। तो मैं अपने तो आप पे खौफ और दहशत कभी तारी होती है कि आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब खौफ और दहशत हुई तो अल्लाह से यकीन ही खत्म हो गया। मौत हक है और वक्त उसका मुकर्रर है, उसको कोई आगे पीछे कर नहीं सकता। तो हम अपने माशरे में उधर जब होते हैं, मैं यही देख रहा हूँ कि हम उधर हैं, आज तक हम देख रहे हैं, हम ये सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। हम यही कौम को कह रहे हैं कि बहुत ही थोड़े से लोग हैं जिनका मुकाबला करना आसान है, सही। लेकिन कौम की यकजहती इसके लिए ज़रूरत है। कौम यकजा होगी, वो पंजाबी, सिंधी, पठान, बलोच से हटेगी, वो नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, PTI इनसे हटेगी, और वो पाकिस्तानी बन जाएंगी। तो मेरे ख्याल ये सब कुछ पे काबू पाना महीनों की बात है, सालों की भी नहीं। बिल्कुल सही। तो अभी कौम अपने आप को किस टाइम इस चीज को समझ ले तो वो बना ले, तो मेरे ख्याल इन सारे चैलेंजेस को जो है काबू करना और पाकिस्तान की तरक्की 2-3 साल में मुमकिन है इंशाल्लाह। जो अच्छा, मोहब्बत के लिए भी कोई असूल है आपके? मोहब्बत के बगैर तो जिंदगी नहीं है। सही। और मोहब्बत जो है, देखें मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह 5, माशाल्लाह 3 बेटियां 2 बेटे। तो मेरा उनके साथ, और मैं ये देखता हूँ कि मेरे वालिदैन ने जो मेरा साथ दिया, फिर उसके बाद मेरी वाइफ और बच्चों ने, क्यों मैं काम और फिर सारा दिन खिदमत की वजह से मैं उनका टाइम ले लेता हूँ। एक से ज्यादा शादियों की तरफ है दिलचस्पी कोई? नहीं, इसलिए नहीं कि मेरी खिदमत की तरफ तवज्जो है, इसी को संभाल लूँ, क्योंकि अभी भी मैं उनका टाइम ले लेता हूँ कि सारा दिन काम की वजह से, तो उनको जो टाइम देना होता है वो मैं नहीं दे सकता। आप बड़े गैर सियासी किस्म की आपकी शख्सियत है, ये उसमें कोई भी एंगल वो नहीं है जो कि एक आम रिवायती सियासत में। सही कह रही हूँ ना? तो फिर इस चीज़ पे हम अप्रिशिएट ही कर दें कि ना शादियों का शौक है, टैक्स पूरा देना है, बातें और विजन जो है वो भी बड़ा फर्क किस्म का है। तो सियासी बिरादरी में तो आपकी बड़ी मुश्किल होगी आपके लिए। इंतहाई ज्यादा है ना? बिल्कुल। वो ऐसे जैसे वो कहते हैं ना कि हर्डल्स 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 हर्डल्स,
एक कदम पे फिर कोई ये प्रॉब्लम, फिर वो, बहुत से लोग पीछे हट जाते। बहुत से लोगों ने मुझे कहा, फिर मैंने जवाब दिया कि मैं उन लोगों में नहीं हूँ। सही। मैंने फैसला किया, इन्हीं में रास्ता बनाऊंगा और इसी में इंशाल्लाह अवाम को एक वक्त आएगा कि रोशनी की किरण नजर इंशाल्लाह। आएगी। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं जनाब, ब्रेक के बाद फिर आपसे। जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। अब्बास खान अफरीदी साहब आज मेरे मेहमान हैं, जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री। फिर वक्त बहुत कम है, जल्दी जल्दी पूछना चाहूंगी अपनी मिनिस्ट्री के बारे में भी कुछ ऐसा विजन, जितनी खूबसूरत आप बातें करें, कुछ किया पाकिस्तान में दम तोड़ती टेक्सटाइल इंडस्ट्री? इन बिजली नहीं है, गैस नहीं है, उसके बावजूद मैंने कुछ किया तो एक्सपोर्ट मेरी 13 से 14% बढ़ी। अच्छा। और वैल्यू एडेड सेक्टर को मैं फोकस कर रहा हूँ और उसका तकरीबन 21% इंक्रीज आई है जब से मैं आया हूँ। लेकिन अगर हम इस एक ही सेक्टर को तवज्जो दें, मैं यकीन से कहता हूँ तो कि क्या पाकिस्तान की सारी है? क्राइसिस इस एक ही इंडस्ट्री से खत्म तो होती। क्यों नहीं ठीक होता फिर ये? क्यों हमारी इसकी तरफ तवज्जो नहीं है? जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश, चाइना, ये हम दुनिया में 4-5 ऐसे मुल्क हैं जिनके साथ पूरी चेन मौजूद है, सीड से लेके वैल्यू एडेड सेक्टर। पाकिस्तान के साथ भी है, लेकिन 2000 से लेके सारी दुनिया इसको 4-5 टाइम मल्टीप्लाई कर चुकी है। हम वही 13 बिलियन डॉलर से नीचे आ गए हैं। एक्सपोर्ट हमारी वही 13 बिलियन डॉलर पे है। बांग्लादेश इस वक्त रिजर्व उसकी 21 बिलियन होगी। बेहतर ही होगी ना, जैसे मैंने कहा कि अवाम, हम अभी वो सोच से निकलना पड़ेगा कि जो हमने काम करना है और हर आदमी ने बोलना है। अगर जिसकी सोच ये, अवाम क्या करे? अवाम, अगर मैं गलत हूँ, अवाम को चाहिए मेरे बारे में बोले। ठीक। जो अच्छा है अवाम को चाहिए कि वो बोले। खामोशी जो है ना इस कौम की, ये मुजरिम है, तोड़नी पड़ेगी। ये खामोशी तोड़नी पड़ेगी, अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि खाली मीडिया के चैनल्स या टीवी टॉक शो तक पे नहीं देखना पड़ेगा। ये देखना क्या गलत है क्या ठीक है। जब इसका एहतिसाब आवाम करेगी तो निजाम कामयाबी की तरफ। और उसका मतलब है कि वोट से ही लोगों को दे। बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ लाने का। आपको एक गाने के साथ ही हम रुखसत करेंगे। जुनैद यहाँ पर आएंगे और हमारा एक बहुत खूबसूरत सा गाना रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा होंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके तशरीफ लाने का। आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहे। आपसे इजाजत चाहूंगी इसी दुआ के साथ, आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। जी जुनैद। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रौनाइया। पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बदामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो का सामा हो गए।
प्यार